अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं रमीज अहमद और मैं हूं सबा शेख। बुलेटिन में कहेंगे खुशामदीद। सबसे पहले बात करते हैं कोपहमाओं के हवाले से। 2 दिन होने को है, लेकिन K2 सर करने गए पाकिस्तानी कोपहमा मोहम्मद अली सतपारा और उनकी टीम का कुछ पता ना चल सका। सदर मुमलिकत समेत पूरी कौम कोपहमाओं की खैरियत के लिए दुआ गो है। दुनिया के दूसरे बुलंद तरीन पहाड़ K2 को सर्दियों में फतह करने की कोशिश। पाकिस्तानी कोपहमा मोहम्मद अली सतपारा और उनकी टीम ताहाल लापता। मोहम्मद अली के बेटे साजिद सतपारा बखैरियत कैंप वापस पहुंच गए। हेलीकॉप्टर्स ने 7000 फीट की बुलंदी तक लापता कोपहमाओं को शदीद बर्फानी हवाओं के दौरान तलाश करने की कोशिश की, ताहम अब तक कोई सुराग नहीं मिला। जुम्मे को मोहम्मद अली सतपारा और दीगर कोपहमाओं का बेस कैंप से राब्ता मुनक़ता हुआ था। सदर मुमलिकत पाकिस्तानी कोपहमा की खैरियत के लिए दुआ गो हैं। आरिफ अलवी ने ट्वीट पैगाम में लिखा, उम्मीद है अली सतपारा और साथी कोपहमा खैरियत से होंगे। लापता कोपहमा मोहम्मद अली सतपारा और उनके 2 साथियों की तलाश के लिए अस्करी एविएशन रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त जारी है। गुज़श्ता रोज़ से ये ख़तरनाक सूरत हाल दरपेश है। इन कोपहमाओं को 45 घंटे अब तक बीत चुके हैं मोहम्मद अली सतपारा और उनके 2 साथियों की तलाश में, ताहम अब तक कामयाबी हासिल ना हो सकी और ऐसे में अस्करी एविएशन रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त जारी है। बिल्कुल, मंजर शिकरी ने हमें ज्वाइन किया है, जिनसे मजीद अपडेट्स देते हैं। मंजर, बताइए ये रेस्क्यू ऑपरेशन कहाँ तक पहुँचा है? जी, कल चूंकि खराब मौसम की बाइस मुअत्तल होने वाला रेस्क्यू ऑपरेशन आज सुबह ही शुरू हुआ है। आज जो आर्मी एविएशन की जो हेलीकॉप्टर्स K2 और उसके इर्द गिर्द जो सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं, वो 7000 मीटर से हाइट पे कर रहे हैं। तो अब तक वहां के मौसम की जो कंडीशन बताई जा रही है वो भी बहुत बेहतर बताई जा रही है। और आज जो कोहपैमा माहिर जो कोहपैमा है वो भी इन हेलीकॉप्टर्स में उनकी भी मदद ली गई है ताकि रेस्क्यू ऑपरेशन को ज्यादा से ज्यादा मौसर बनाया जा सके। ठीक है, रेस्क्यू ऑपरेशन को मौसर बनाने के लिए तदबीरें की जा रही हैं। मंजर, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। कोपहमाओं के हवाले से हम आपको अपडेट कर रहे हैं। लापता कोपहमा मोहम्मद अली सतपारा और उनके 2 साथियों की तलाश के लिए अस्करी एविएशन रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और इस ऑपरेशन के तहत उनको ढूंढ निकालने की कोशिश की जा रही है। आर्मी हेलीकॉप्टर 7000 मीटर से ज़ायद की बुलंदी पर कोपहमाओं की तलाश में मसरूफ़ है। मोहम्मद अली सतपारा और टीम की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जी हाँ, बिल्कुल 7000 मीटर से ज़ायद की बुलंदी है जहां पर कोपहमाओं की तलाश इस वक्त जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन है जो कि गुज़श्ता 45 घंटे से जारी है, वक्फे से, और ऐसे में मोहम्मद अली सतपारा और टीम की तलाश के लिए न सिर्फ आम आवाम बल्कि सदर मुमलिकत और दीगर आला शख्सियात भी दुआ गो हैं। मोहम्मद अली सतपारा का अपने साथियों से आखिरी मरतबा राब्ता 4 फरवरी को हुआ था। 2 रोज से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मोहम्मद अली सतपारा के एक्सपेंडिशन मैनेजर राव अहमद ने समा से गुफ्तगू करते हुए बताया है कि ये कहना अभी कबलस वक्त होगा कि कोपहमाओं ने K2 की चोटी सर की या नहीं। मजीद अपडेट्स क्या थी उन्हीं से जान लेते हैं। अभी ये है कि मोहम्मद अली सतपारा साहब हैं और आइसलैंड का क्लाइंबर है जॉन स्नोरी और चिली से क्लाइंबर हुआन पाब्लो है। तो ये तीनों कोपहमा जो हैं 4 तारीख से हमारे इनसे रब्ता मुनक़ता हुआ है। तो अभी ये तीनों कोपहमा K2 की चोटी पर लापता हैं और हमने इनके रेस्क्यू के लिए ऑपरेशन हमने शुरू कर दिया था 2 दिन पहले। तो अभी तक हमारा उनसे कोई रब्ता नहीं हो पाया। तो कल हमने हेलीकॉप्टर्स के ज़रिए उनको सर्च करने की कोशिश की है, लेकिन मौसम की ख़राबी की वजह से हमें अपना मिशन अबॉर्ट करना पड़ा। और आज फिर हमने हेलीकॉप्टर्स भेजे हुए हैं और अभी देखते हैं कि कब तक हमें उनका रिज़ल्ट मिलता है। और जो आखिरी मरतबा अली सतपारा का जो बेटा है, उन्होंने उनको देखा था, उस वक्त वो चोटी की तरफ जा रहे थे। तो लेकिन चूँकि उसके बाद फिर हमें रब्ता नहीं हुआ, ना ही उनकी मुलाकात हुई है, तो फिर इस वजह से हम हरगिज़ ये नहीं कह सकते कि उन्होंने चोटी सर की है। तो K2 सर करने की कोशिशों में लापता कोपहमाओं की तलाश के लिए तमाम वसाइल बरूए कार ला रहे हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद की आइसलैंड के वज़ीर ख़ारजा को यकीन दहानी। आइसलैंड के वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान की काविशों पर शुक्रिया अदा किया। आइसलैंड के वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान मखदूम शाह महमूद कुरैशी के दरमियान टेलीफोनिक रबता हुआ। दोनों वज़राए ख़ारजा ने आइसलैंड के लापता होने वाले कोपहमा की तलाश के हवाले से तबादला ख्याल किया। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि कोपहमाओं की गुमशुदगी पर गहरी तशवीश है। अली सतपारा और उनके साथी कोपहमाओं की तलाश के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जा रहे हैं।
शाह महमूद ने आइसलैंड के वजीर खारजा को लापता कोपैमाओं की खोज लगाने के लिए जारी रेस्क्यू ऑपरेशन और सर्च ऑपरेशन की तफसीलात से भी आगाह किया। आइसलैंड के वजीर खारजा ने कोपैमाओं की तलाश के लिए पाकिस्तान की कोशिशों पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार किया। पहाड़ों को सर करने वाला मोहम्मद अली कौन है, कहाँ रहता है, क्या करता है, ये और इससे मुतालिक बहुत सी बातें जो कोई नहीं जानता, मगर आइए हम आपको बताते हैं कि किस चीज ने इसे एक आम आदमी से फख्रे पाकिस्तान बना दिया। दूसरों के बैग उठाने वाला, स्कर्दू के छोटे से गांव सदपारा का 44 बरस का मोहम्मद अली। मोहम्मद अली वालिद के जूतों की दुकान पर बैठा करता था, लेकिन एक ख्वाब ने सोच बदल डाली। अज़्म किया और ताबीर के रास्ते पर चल पड़ा। दुनिया ने देखा कि मोहम्मद अली सदपारा ने बगैर किसी मदद और स्पॉन्सरशिप के पाकिस्तान की 5 बड़ी चोटियां सर कर डाली। कोहपेमाई के इस सफर में मोहम्मद अली की कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग न थी। साबित कदमी से दुनिया की 14 बड़ी चोटियां सर करने का एजाज हासिल किया। मोहम्मद अली सदपारा ने 2006 में 8000 मीटर बुलंद गाशर बर्न, 2016 की सर्दियों में नांगा पर्वत और 2017 में ब्रॉड पीक की बुलंदियों को सर किया। यही नहीं, वो ऑक्सीजन के बगैर नेपाल की लाहौर से चोटी भी सर कर चुके हैं। हाल ही में उनके बेटे साजिद ने K2 सर करके कम उम्र तरीन कोहपेमा का एजाज हासिल किया है। एक और हीरो का जिक्र, कराची चैंपियन बॉडी बिल्डर डाकुओं की फायरिंग से जाम भाग फारूक रफ़ी गुज़श्ता रोज़ डकैती के दौरान डाकुओं से मज़ाहमत के दौरान जाम भाग हुआ। वाक़या गुज़श्ता शब सरजानी में पेश आया। मरहूम बॉडी बिल्डर रफ़ीक के जाम भाग होने से पहले एक डाकू का सर भी फाड़ा था। फारूक रफ़ी कराची चैंपियन समेत मिस्टर सेंट्रल भी रह चुके हैं। कराची शहर में 2 घंटे के दौरान 3 नामालूम लाशें बरामद हो गई। गार्डन जमात खाना के करीब से एक शख्स की लाश मिली। कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया ग्राउंड से मर्द की तशद्दुज़दा लाश मिली। किमाड़ी गेट नंबर 2 से मर्द की 2 रोज़ पुरानी डूबी हुई लाश मिली। उधर गुज़िश्ता शब गुलशन हदीद पुलिस मुकाबले में हलाक डाकू की शनाख्त ना हो सकी। मंगो पीर में घर से मिलने वाली 12 साला बच्ची की लाश का पोस्टमार्टम मुकम्मल कर लिया गया है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात हासिल करते हैं समा के नुमाइंदे शाहनवाज अली कादरी से। जी शाहनवाज अली कादरी, अपडेट कीजिए तमाम वाक़यात के हवाले से। ये बताना है कि एक कार सवार को गुलशन हदीद के लिंक रोड के ऊपर लूटने की कोशिश की जा रही थी। 5 मुलजमान थे। जैसे ही शहरी को लूटने लगे, वहाँ से गुजरती पुलिस मोबाइल वहाँ पर पहुँच गई और उस दरमियान जो है इन दोनों पुलिस एहलकारों और जो है डकैतों का मुकाबला हुआ। मुबैना मुकाबले में पुलिस एहलकार जो सलीम है वो ज़ख्मी हुआ, जबकि एक डकैत इस दौरान मारा भी गया। डकैत की ताहाल शनाख्त नहीं हो सकी है। पुलिस का कहना है कि जो मुलजमान थे वो तारीकी का फ़ायदा उठाते हुए फरार हो गए थे। गुज़िश्ता शब ही जो है एक बच्ची की लाश मिली थी, 12 साला बच्ची थी जिसका नाम समीना था। घर के अंदर उसकी फंदा लगी लाश मिली थी, जिसका मामला अब तक हल नहीं हो सका है। पुलिस ने लाश का पोस्टमार्टम तो कर लिया है। जो इब्तदाई तौर पर पुलिस का ये बताना है कि वाक़या खुदकुशी का ही लगता है, ताहम जो है हतमी रिपोर्ट पोस्टमार्टम के बाद ही वाज़ेह हो सकेगी कि आया उस पर को कत्ल किया गया है या कोई और मामला है। ताहम पुलिस की जानिब अपडेट्स के लिए शुक्रिया। कार्य सरकार में मुदाखलत हलीम आदिल शेख को महंगी पड़ गई। तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान सरकारी मुलाजमीन पर हमले की दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इंसदाद तजावुज़ात सेल का ऑपरेशन। कराची मलीर मेमनकोट और गडाब में कई फार्म हाउसेज मिसमार कर दिए तो हलीम आदिल शेख और उनके कारकुनों ने सुपर हाईवे को ही ब्लॉक कर दिया। दोनों ट्रैक बंद हुए तो पूरा शहर मुतासिर हुआ। शहरी घंटों ट्रैफिक जैम की अजियत का शिकार रहे, लेकिन हलीम आदिल शेख उल्टा यही कहने लगे कि शुक्र करें वो मौजूद थे, ना होते तो न जाने क्या हो जाता। अब मैंने कानून हाथ में नहीं लिया था, मेरे साथ ये 500-800 नौजवान मौजूद हैं। अगर मैं हल्का सा इशारा भी करता ना, कोई ना बचता। वज़ीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह यही कहते हैं कि ऑपरेशन चीफ जस्टिस की हिदायत पर किया गया। तामीरात गैर कानूनी थीं।
इंक्रोचमेंट के खिलाफ ड्राइव शुरू है जो काबिल इज़्ज़त व एहतराम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की खुसूसी हिदायत पर और सिंध गवर्नमेंट ने जो कहा है कि जहां भी इस तरह की इंक्रोचमेंट है उसको उठाया जाए। सुपर हाईवे ब्लॉक करने और सरकारी मुलाजमीन पर हमले के इल्जाम में शहरी की मुद्दत में मेमनकोट थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पीपी रहनुमा अली मूसा गिलानी ट्वीट में लिखते हैं, हमने खोकर पैलेस का बदला ले लिया और कोई हुक्म साढ़े लायक। चाहते हैं वजीर आजम इस मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। कब्जा माफिया के खिलाफ जारी ऑपरेशन धरे धरे सियासत की नज़र होने लगा। पंजाब हुकूमत ने नून लीग की हिमायतों की गैर कानूनी इमारतें ढा दी तो सिंध हुकूमत ने भी कराची में PTI के सपोर्टर्स को फार्म हाउस गैर कानूनी करार देकर गिराना शुरू कर दिए। तो सवाल ऐसे में ये उठ रहा है कि ये ऑपरेशन है या सियासी इंतकाम, क्योंकि धीरे धीरे ये ऑपरेशन सियासत की नज़र होने लगे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का मंशूर, मुल्क से तजाविज़ात का खात्मा। कब्जा ग्रुप्स के पीछे जा रहे हैं। अभी आपको लाहौर के कब्जा ग्रुप की आवाज़ें सुनेंगे, अभी चीखों की आवाज़ें सुनेंगे। बहुत बड़ा एक्शन होने वाला है इनके ऊपर, शुरू हो गया है। नए पाकिस्तान की तामीर के रास्ते में अपने हो या पराए सबके सब ज़द पर आ रहे हैं। लाहौर और सियालकोट में गैर कानूनी तामीरात गिराई गईं तो मुतासिरीन ने बुज़दार सरकार को निशाने पर ले लिया। कब्जा ग्रुपों में आपने मुस्लिम लीग नून के नाम चुन चुन के डाल दिए, ये दौर ज्यादा देर चलेगा नहीं। पीपल्स पार्टी ने कराची में गैर कानूनी फार्म हाउस तोड़कर नून लीग के जख्मों पर मरहम रखा। अगर मैं हल्का सा इशारा भी करता ना, कोई ना बचता। जब खोखर पैलेस को गिराते हो तो बड़ा नेक अमल होता है। पार्टी अभी शुरू हुई है। यानी कुल मिलाकर बात यह है कि जहां जिसका बस चल रहा है वो तोड़ फोड़ कर रहा है। अवाम महवे हैरत हैं कि ये इंक्रोचमेंट के खिलाफ ऑपरेशन है या सियासी इंतकामी कार्रवाइयां। और अभी आपको बताएं कि सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आइए आपको बराह रास्त अप्लाई कर दिया गया ऑल लैंड्स को, मतलब तारिक कुरैशी साहब ने भी और उसके बाद अजीम आदिल साहब ने भी और उनके दोस्त। तारिक कुरैशी मेरे कज़न हैं, मामूजाद भाई हैं, और अजीम आदिल शेख साहब मेरे बड़े भाई। दोनों कारोबारी लोग हैं। ये कोई रक्शे वाला, कुल्फ़ी वाला, पापड़ वाला टाइप को नहीं है कि जी कोई फ्रंट मैन हो। ये दोनों कारोबारी लोग हैं, शेयर्स की शख्सियात हैं, टैक्स पेयर्स हैं दोनों, अपनी आइडेंटिटी है उनकी। इन्होंने लेके 2007 में 99 के लिए अप्लाई किया। डेप्यूटी कमिश्नर मलीर ने उसकी रिपोर्ट्स बनाई, उसकी अवेलेबिलिटी दी, उसकी वैल्यूएशन की, उसको बोर्ड में भेजा। बोर्ड के अंदर वो चलता रहा। 2011 में कमेटी बनी। कमेटी ने उसको स्क्रूटनी कमेटी से बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने, LU ने उनको अप्रूव किया केसेस को। और उसके बाद एक आपने सुना होगा कि कराची बदमनी केस हुआ था। कराची बदमनी केस पे टप्पी साहब आ गए थे मैदान में 2007 के बाद। इनके तो माफियाज है ना, टप्पी से नासिर शाह तक पूरी स्टोरी है। कराची की ज़मीनें हवा ठेके में दी जाती रही हैं। उसके बाद टप्पी ने आकर यहाँ जो बहुत सारे ये तो हमारे दो लोग हैं ना, हज़ारों लोग हैं जो बेचारे यहाँ काम कर रहे हैं, जिनकी पोल्ट्री फार्म्स थे, शहर से जाकर काम करते थे। उन्होंने उनको डिमोलिश करना शुरू किया, उनकी ज़मीनों पर कब्जे करने शुरू किए। और ये होता है कि फिर 2011 में सुप्रीम कोर्ट बैन लगा देता है। इस वक्त 99 के तमाम फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो गई, कोर्ट में जमा हो गया, बोर्ड में जमा हो गया। जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट बैन हटाएगा तो लाजिम बात है सारे चालान भी जमा हो जाएंगे। 2011 के बाद ओरिजिनल चालान तो कोई हो नहीं सका, लेकिन सारे 2 नंबर चालान, एम्बर LU के जरिए 2 नंबर चालान, 2 नंबर अलॉटमेंट, वो जो अब्दुल्ला शाह के ज़माने में अलॉटमेंट स्टार्ट हुई थी, 2 नंबर फेक, झूठी दस्तखत, झूठा चालान, झूठा बैंक, जैसे पेंशन अकाउंट्स में होता है। चालानों की भी इंशाल्लाह GIT बनेगी और सारे चालानों का पता चलेगा। आजकल नासिर शाह कर रहे हैं, टप्पी ने स्टार्ट किया था। इन्होंने झूठे चालानों को इशू करती है, लेकिन ओरिजिनल लैंड्स को इन्होंने फर्दर नहीं किया। तो वहाँ काम चलता रहा कि जी एक फॉर्मेलिटी पूरी है, एक इंच लीज डॉक्यूमेंट मौजूद है, एक इंच के ऊपर। उसके बाद लीज मौजूद होने में और सरकारी ज़मीन में फ़र्क होता है। मतलब आपको लीज मिली है, आप कोर्ट में गए हैं, फिर आते हैं जब स्टार्ट होता है 3 जनवरी 2018 को एक जहाँ से स्टार्ट होता है कि जब
शुगर मिल माफिया और ये ओमनी ग्रुप के खिलाफ हमने एक रैली निकाली थी, हम अपोजिशन में थे। आप सब गवाह हैं उसके कि जिस हैदराबाद से कराची तक फॉर्मर्स के साथ, जिस पे इन्होंने डॉक्टर आरिफ अलवी भी साथ थे, उस वक्त गवर्नर इमरान इस्माइल भी था, हम सबको इन्होंने गिरफ्तार किया था, मेरे ऊपर तशद्दुद किया था। आप सब गवाह हैं उसके। उस दिन से काम स्टार्ट होता है और ये फिर इनका एंटी करप्शन ये सारी मेरे पीछे लगती हैं। अब गवर्नमेंट इनकी थी जनवरी 2018 और ये 3 साल, आज जनवरी 2021 आ गई, 3 साल ये मेरे खिलाफ लगे रहे। जब इन्होंने बहुत ज़्यादा एंटी करप्शन को इन्होंने स्टार्ट किया, एंटी करप्शन ने रिपोर्ट बनाकर, चूँकि एंटी करप्शन तो इन्हीं है ना, इनके लोग हैं उसके अंदर, एंटी करप्शन ने चीफ सेक्रेटरी सिंध को रिपोर्ट भेजी कि जी हलीमाल शेख के खिलाफ कार्रवाई की जाए। अच्छा माशाल्लाह एंटी करप्शन ने नैब को भी लिख दिया, मतलब एंटी करप्शन जो खुद अपनी करप्शन रोक नहीं सकती, सिंध गवर्नमेंट ने उनके थ्रू नैब को भी लिखवा दिया मेरे खिलाफ, उन्होंने लिखवाया। उसके बाद चीफ सेक्रेटरी के सामने ACC 1 की एक कमेटी होती है, उसके अंदर वो डिक्लाइन कर देते हैं। खुरम भाई ACC 1 में पेपर्स मौजूद हैं, आप सब साथियों को, तमाम भाइयों को मैं बताता हूँ, मैं असम्बली अपने ऑफिस में मौजूद होऊंगा, जिसने जो अल्फाज मैं कह रहा हूँ और जो सुन भी रहा है, कोई भी जो सुन रहा है, मैं जो अल्फाज कह रहा हूँ रिकॉर्ड कीजिए, एक एक पेपर डॉक्यूमेंट की सूरत में मैं आप लोगों को दिखाने को तैयार हूँ। चूँकि अगर मैं पब्लिक नुमाइंदा हूँ तो मैं पब्लिक के लिए मौजूद हूँ, मुझ पर इन्होंने इल्ज़ाम लगाए हैं तो उसको जवाब देना मेरा फ़र्ज़ है, अपने आप को क्लियर करना मेरा फ़र्ज़ है अब सब लोगों के सामने कि यार मैं क्या हूँ, ये तो पता नहीं क्या हूँ मैं। फ़र्क पता चले कि पंजाब में जो हो रहा है ये मिक्स करना चाह रहे हैं पंजाब को सिंध के साथ, इतना ही फ़र्क है पंजाब के इशू में और मेरे इशू में जितना गधे और घोड़े का फ़र्क होता है। दोनों के 2 कान होते हैं, एक पूंछ होती है, 4 टांगे होती है, लेकिन गधा गधा होता है, घोड़ा घोड़ा होता है। पंजाब का इशू डिफरेंट है, यहाँ तो हर चीज़ लेजिटिमेट है। उसके बाद चीफ सेक्रेटरी डिक्लाइन कर देता है, मीन्स के करप्शन नहीं थी, ग्रैबिंग नहीं थी। चीफ सेक्रेटरी डिसाइड करता है, कोई आईओ नहीं करता। फिर जब तक ये लोग नहीं छोड़ते तो कोर्ट में, सिंध हाई कोर्ट में तारिक कुरैशी साहब, अजीम आदिल शेख साहब और सब केस दाखिल कर देते हैं। 5 अगस्त 2020 को सिंध हाई कोर्ट स्टे ऑर्डर जारी करता है, केस नंबर 1283 2020 लिख लीजिए। केस में एक एक पेपर मौजूद है, अपने कोर्ट रिपोर्टर से कहिए केस निकलवाएं, आप सब लोग उसको देख सकते हैं। केस नंबर 1283 एंड केस नंबर 1284 अजीम आदिल शेख एंड तारिक कुरैशी, उन केसेस में एक एक डॉक्यूमेंट मौजूद है। 5 अगस्त 2020 को स्टे ऑर्डर जारी कर दिया जाता है, सिंध गवर्नमेंट के तमाम डिपार्टमेंट्स को रेस्ट्रेन कर दिया जाता है। कल इत्तेफाक से मैं अपने ऑफिस जा रहा था तो पता चला कि उसके बाद लगे रहते हैं ये एंटी करप्शन, ये वो सारा कुछ मुख्तलिफ, लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह आज तक ना मैंने कोई बेल कराई ना कुछ हुआ, और मैं हर एक्शन के बाद मैं मज़ीद खुल के बात करता हूँ। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह मेरा पैर ज़मीन पर है, मेरे को गलत काम नहीं किया हुआ, मेरा हर चीज़ साफ़ है, मेरा ज़मीर साफ़ है, मेरी ज़मीन साफ़ है, मेरा ज़मीर भी क्लियर है, मेरी जो कह रहे हैं वो ज़मीन भी क्लियर है। उसके बाद क्या होता है कि स्टे हो जाता है। कल सुबह ये लोग चोरों की तरह, आज से 3 जनवरी को एक ये लेटर, 3 फरवरी को लेटर निकलवाते हैं DC से कि जी हम हज़ारों एकड़ ज़मीन जो मलीर में उसके ख़िलाफ़ ऑपरेशन करेंगे, एक वो निकालते हैं कवर स्टोरी, और सुबह को आकर अजीम आदिल शेख के फार्म हाउस पर एक DSP को भिजवाया जाता है। वज़ीर आला शेख सिंध खुद निगरानी करता है पिछले दिनों, और ये कब स्टार्ट हुआ ज़्यादा, जब मैं अपोजिशन लीडर बना उसके बाद वज़ीर आला सिंध पागल हो गया, पागलों की तरह उसने कहा कि हलीम आदिल अंदर चाहिए, हलीम आदिल शेख को बंद कराओ। हलीम आदिल शेख तो तुंदिए बादे मुखालिफ से ना घबरा ए औकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। तो उसके बाद क्या होता है, कल ही आते हैं, फिर आप सबने देखा कि वहाँ दोनों फार्म, कल हम बता चुका हूँ बताएं कि इस वक्त हलीम आदिल शेख मीडिया टॉक कर रहे हैं, जिसमें उनका ये कहना है कि हर एक्शन के बाद मैं मजीद खुलकर बात करता हूँ, मेरे पाँव ज़मीन पर हैं। केस नंबर 1283 में केस मौजूद है डॉक्यूमेंट की सूरत में। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं सिंध में एक माफिया हुकूमत कर रहा है जो किसी भी कीमत पर माल पानी खाना चाहता है, भले उसके लिए लोगों की जानों से ही क्यों ना खेलना पड़े। सिंध के अवाम खुसूसन कराची के शहरियों को मुज़र सेहत गंदम ज़बरदस्ती खिलाई जा रही है। उनके चूहे 14 अरब की ताज़ा गंदम खा जाते हैं और अवाम के लिए नाकिस गंदम।
और अभी खबर ये कि खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में महकमा तालीम ने भर्ती के लिए लिया जाने वाला NTS पेपर मुबैना तौर पर आउट हो चुका है। तो एक और तशवीशनाक खबर सामने आई है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि साल भर मेहनत कर रहे थे। मुख्तलिफ इलाकों से अपडेट ये सामने आ रही है खैबर पख्तूनख्वा के, जहाँ पर महकमा तालीम में भर्ती के लिए लिया जाने वाला NTS पेपर मुबैना तौर पर आउट हो गया है। बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में महकमा तालीम में भर्ती के लिए लिया जाने वाला NTS पेपर मुबैना तौर पर आउट हो गया है। अहम खबर है जो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। लाहौर समेत पंजाब भर में 171 सहूलत बाजार बंद कर दिए गए हैं। अब आवाम को सस्ती सब्जियां और फल खरीदने के लिए मॉडल बाजारों का रुख करना होगा। अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे मोहम्मद लुकमान से। लुकमान, बताइएगा सहूलत बाजार क्यों बंद हुए थे? ये पंजाब हुकूमत के फैसले के मुताबिक कल से सूबे भर में 171 सहूलत बाजार ख़त्म हो जाएंगे। उसकी जगह पर सिर्फ 32 मॉडल बाजार रह जाएंगे, जिनमें से 10 सिर्फ लाहौर में होंगे, बाकी 22 जो है 35 अजला में होंगे। गोया के आवाम के लिए कोई ऐसी सहूलत नहीं बचेगी जहाँ पे लोग सस्ती सब्जियाँ या फल खरीद सकें। इसको मैं एक मॉडल बाजार में मौजूद हूँ। सहूलत बाजार ख़त्म होने की वजह से यहाँ यकीनन रश बढ़ गया है। आवाम का यही कहना है कि जो सहूलत बाजार थे या वो बहाल किए जाएँ या मॉडल बाजार की तादाद बढ़ाई जाए ताकि उनके लिए आसानियाँ पैदा हों। कराची से खबर, जहां कराची सर्कुलर रेलवे पाकिस्तान रेलवे के लिए इम्तिहान बनता जा रहा है। बार बार बहाली की तारीख पर तारीख दी जा रही है। माजरा क्या है, जान लेते हैं समा के नुमाइंदे सलमान अहमद से इस रिपोर्ट में। तारीख पर तारीख मिलती रही लेकिन सर्कुलर रेलवे नहीं चली। लगता है महकमा रेलवे KCR को तारीख का हिस्सा बनाकर ही छोड़ेगा। सिस्टम अभी जो है ना वो स्लो है, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन KCR औरंगी स्टेशन तक एक्सटेंड करने के लिए तकरीबन हम तैयार हैं। इंशाल्लाह ये औरंगी तक अगले हफ्ते में बहाल हो जाएगी। रेलवे हुकाम ने सिटी स्टेशन से नाज़माबाद औरंगी स्टेशन तक आइंदा हफ्ते कराची सर्कुलर रेलवे चलाने की फिर से तारीख दे दी। तारीख देते देते अगर सर्कुलर ट्रेन बहाल हो भी गई तो इन कदीम पटरियों पर KCR 25 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से ज्यादा चलाई ही नहीं जा सकती। और नए ट्रैक्स बिछाने के लिए DS रेलवे ने तो कई साल इंतजार करने की तारीख दे दी। ये ट्रैक्स या ये सिस्टम काफ़ी पुराने डले हुए हैं। इन सिस्टम्स की अपग्रेडेशन के कॉम्प्रिहेंसिव प्लान्स बने हुए हैं, लेकिन उनको इम्प्लीमेंट करने में कई साल लगेंगे। वो एक डिफरेंट प्लानिंग प्रोसेस है। पाकिस्तान रेलवे ने 11 महीने से बंद जिना एक्सप्रेस को दोबारा बहाल कर दिया है, लेकिन कराची सर्कुलर रेलवे के दूसरे मरहले की बहाली के लिए शहरियों को मजीद इंतजार करना होगा। कैमरामैन शाहिद बलोच के साथ सलमान अहमद, समा, कराची। टोट बटोट के खालिक सूफी गुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम की आज 43वीं बरसी मनाई जा रही है। उर्दू शायरी के 3, फारसी के 2 और बच्चों के नज़मों के 2 मजमूए तहरीर किए। नज़्में खूबसूरत और तहरीरें लाजवाब। उर्दू, फारसी और पंजाबी के नम व शायर, अदीब और नक़ाद सूफ़ी गुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम। जो लिखा खूब लिखा। अगस्त 1899 को अमृतसर में पैदा होने वाले सूफ़ी गुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम 92 बरस की उम्र में 7 फरवरी 1978 को इस दारफ़ानी से कूच कर गए। उन्होंने निस्फ सदी तक शेर व अदब की दुनिया को बहुत कुछ दिया। हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें सितारा इम्तियाज़ से भी नवाजा। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।